नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक उत्साह और शक्ति मिलता रहे। तो आप लोग को पता है कि हम लोग बीपीएससी टी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और इसमें 80 प्रश्नों को, जैसा कि आप सभी का पता है कि 80 प्रश्न जो पूछे जाते हैं बीपीएससी में, उसी का हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए और 80 प्रश्न में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत कम लोगों का कमेंट रहता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग अंत तक वीडियो देख पा रहे हैं। अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, ईएमआरएस या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया जाता है। आप सभी को पता है कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है, तो कहीं से कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो आपको हर एक टॉपिक को बारीकी से देखना होगा, समझना होगा और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको बनाना होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पे फोकस करें, एक बार नहीं 4 बार 5 बार एक ही प्रैक्टिस सेट को बनाएं ताकि आपको सही आंसर चुनने का जो प्रक्रिया है उससे गुजर सकें और अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज के जो प्रैक्टिस सेट है कौन सा है उसको देखते हैं। आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट ये 19वां है, यानी अभ्यास सेट ये 19 है। इससे पहले 1 से लेकर 18 तक जो है करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो बीपीएससी टी 4.0 प्रैक्टिस सेट के नाम से बना हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है तो वहां से देख सकते हैं। अगर आप हर एक टॉपिक का क्लास लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक यहाँ दिया हुआ है, और हिंदी जंक्शन चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है उसको देख सकते हैं। तो अगर आप बीपीएससी टी 4.0 के टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का अगर हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हिंदी के जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें 40 प्रश्न हिंदी साहित्य से और 40 प्रश्न व्याकरण से रहने वाले हैं, यानी आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आपका जो तैयारी है जूनियर टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी को आभार व्यक्त करते हैं कि हिंदी जंक्शन पे आप लोग विश्वास करके अपनी क्लास को जो है अपनी तैयारी को हम पे छोड़े हैं, और मेरे माध्यम यानी हिंदी जंक्शन के सहयोग से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं। तो हिंदी जंक्शन से TRE 2 और 3 में लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपना जो है लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे बने रहिए और जो है अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो नंबर है मेरा 7261815307। इस पे आप लोग 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट भी उसमें रहेगा। अगर स्टेट का करना चाहते हैं तो 199 रुपया पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीनशॉट भेज करके। तो इन सारे से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लोग को PDF भेजा जाता है तो उसको सभी को एक बार डाउनलोड कर दें, अन्यथा आपको जो है कुछ दिन के बाद डाउनलोड नहीं कीजिएगा तो डाउनलोड होने की समस्या आ सकती है, तो उससे आप लोग बचिए, क्योंकि दोबारा भेजना असंभव होता है। तो आप लोग जो है उसको ध्यान में रखिए और जितना ज़्यादा हो सके नोट्स का रिवीजन कीजिए, अध्ययन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को 2-4 बार जरूर बनाइए।
तो चलिए आज के जो अभ्यास सेट 19 है उसके प्रश्नों को देखते हैं और अंत में जो है 80 प्रश्न में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी बेहतर चल रहा है। तो आप लोग जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत से लोग जुड़ गए हैं और आप लोग भी जुड़ जाइए जल्दी से समय से और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 19, ये 19वां अभ्यास सेट है। 18 अभ्यास सेट अभी तक करवाया जा चुका है 1 से लेकर 18 तक। अगर वो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये 19वां अभ्यास सेट है। इसी तरह हम लोग लगभग इस बार 50 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो आप लोग ये नहीं सोचिए 50 प्रैक्टिस सेट बहुत होता है। तो पहला प्रश्न 19वां अभ्यास सेट का आप लोगों के सामने है। 5 विकल्प जो पूछे जाते हैं उसी के अनुसार 5 विकल्प बनाया गया है। तो आप इसको देखिए और आंसर कीजिए। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? यानी ये जो है लिखा गया जो ग्रंथ है वो किसका है, यानी किसके जीवन को सुरक्षित करने के लिए लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है वो अमृतलाल नागर के जो स्मृति है उसको सुरक्षित करने के लिए लिखा गया है वट वृक्ष की छाया में। अगर आप जीवनी वाले सेक्शन नहीं पढ़े हैं तो उसमें जाकर पढ़ सकते हैं विस्तार में कि कौन सी जीवनी किसके जीवन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। अमृतलाल नागर के जीवनी को यानी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखा गया है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? यानी बिहारी हिंदी जो है उसमें कौन सी बोली नहीं आती है आपको बतानी है। तो देखिए विकल्प मगही है, मैथिली है, अवधी है। तो आपको पता है मगही भी है, मैथिली भी है, लेकिन अवधी बिहारी के अंतर्गत नहीं आता है। ये आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी में आता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो बिहारी के अंतर्गत एक और भाषा आती है जो बोली है भोजपुरी है। तो बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली 3 बोलियां आती है। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अवधी बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? यानी ये जो विचार है वो किसका है आपको बताना है। तो सिद्धों और योगियों की जो रचना है उसको हिंदी में स्वीकार नहीं करने वाले में रामचंद्र शुक्ल आते हैं। इन्होंने अपने इतिहास में ये बातें कही है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ये यूजीसी नेट में लगभग 2-3 बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत ही भी आए प्रश्न है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? यानी ये पंक्ति जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है सभी को पता चल रहा होगा, तुलसीदास की पंक्ति है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो बराबर सुनने को मिलता है, तो इसलिए ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाने की प्रबल संभावना बन जाती है। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेम शतक के रचनाकार हैं। प्रेम शतक के रचनाकार कौन हैं आपको बताना है। तो प्रेम शतक के रचनाकार हैं वियोगी हरि जी। यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। प्रेम शतक वियोगी हरि जी की रचना है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने तैयारी में जो है इसको जोड़ते जाएं। कोई भी वीडियो अगर प्रैक्टिस सेट का है तो 1 बार 2 बार 3 बार उसको देखिए, ताकि प्रश्न आपके जहन में बैठ सके और आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें।
तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्हीं के द्वारा इन बातों को दोहराया जाता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि TRE 1 में प्रश्न इसी टाइप से था, तो इसलिए आपका जो तैयारी है जूनियर TGT से UGC नेट रेपर पे की जा रही है। तो आप ये नहीं सोचें कि आपका जो तैयारी है बेहतर नहीं हो रहा है। सभी चीज़ों को आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है? यानी कौन सी रचना है जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है, आपको बतानी है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नहीं है तो कृषक क्रंदन भी है, प्रेम पचीसी भी है, कुसुमांजलि भी है। तो तीनों जो रचना है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का है और इसमें नहीं पूछा है विपरीत में से कोई नहीं, यानी विकल्प अ सही हो जाएगा। विपरीत में से कोई नहीं क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो आप लोग जब भी एग्जाम में बैठें तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद जवाब देना है। क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोग जानते हुए प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं, तो उससे बचना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है और आप जब एक एक नंबर को बचाइएगा, सफल होइएगा, तो हमारी सफलता उसी में छुपी हुई है। क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है और हम जो है आपके लिए बहुत मेहनत करके, कोशिश करके, समय दे करके चीज़ों को एकत्रित करते हैं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। और फ्री में आपका जो है यूट्यूब पे क्लास हो रहा है जो कि शायद ही कोई करवाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रा साहित्य को उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलित कीजिए। यानी जो यात्रा साहित्य है उसके रचनाकारों के साथ मिलान करना है, यानी एक दूसरे से मिलाना है कि कौन सा जो है किसका है। तो देखिए, कितना अकेला आकाश नरेश मेहता का है, जहां फवारे रहू रोते हैं नसीरा शर्मा का है, आंखों देखा पाकिस्तान ये कमरेश्वर का है, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो आपका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। यानी क का 3, ख का 4, ग का 1 और घ का 2। तो इसका सही आंसर विकल्प घ है। इस तरीका के भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए यहाँ यह भी कथन क है और तर्क ख है। इस तरीका के प्रश्न जो है ज़्यादातर UGC नेट में देखने को मिलता है, लेकिन TRE 1.0 जब आया था तो उसमें इसी तरीका के प्रश्न देखने को मिला था। तो हो सकता है कि 4.0 में ऐसा प्रश्न दे दे, क्योंकि कटअप ज़्यादा जाता है तो BPSC अपने कटअप को कम करने के लिए प्रश्नों के स्तर को हार्ड कर देता है, कड़ा कर देता है। तो उससे बचना है, तैयारी बेहतर ढंग से करके जाना है। तो यहाँ देखिए अभी कथन है कि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं। बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है, इसीलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टि नहीं मिलती। तो ये तो गलत बात है, आधुनिक दृष्टि तो मिलती है उनके काव्यों में। तो क सही होगा और ख गलत, यानी क सही और ख गलत है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टि मिलती है, नहीं का तो कहीं सवाल ही नहीं है। क्योंकि राष्ट्र जो भक्ति है उनके काव्य में है, राष्ट्र प्रेम उनके काव्य में है, तो आधुनिक दृष्टि तो है वहाँ। तो यहाँ जो है नहीं कह रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो विकल्प ख सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृत्यु के प्रश्न से जूझता
पात्र नचिकेता का संबंध किससे है। यानी एक पात्र आता है नचिकेता, तो उसका जो संबंध है किस ग्रंथ से है, किस में दिखाया गया है, वो बताना है। तो देखिए नचिकेता जो आता है वो आत्मजयी एक रचना है, उसी में आता है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार जो हैं कुंवर नारायण जी हैं। तो विकल्प ग इसका सही आंसर है, जिसका जो है पात्र नचिकेता है और मृत्यु के प्रश्न से जूझता हुआ आपको दिखाई देगा। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ जो काव्य दिया गया है और उसके रचनाकार है उससे आपको मिलान करना है। तो देखिए अलंकार जो प्रकाश है वो भूषण की है, अंग दर्पण जो है रसदीन का है, आरम केरी जो रचना है आरम का है, रतन हजारा रसनिधि का है। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। और ये सभी रीतिकालीन काव्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प क इसका ठीक ठाक और सही आंसर होता है। यानी क 2, ख 3, ग 4 और घ 1। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेहु और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। उपयुक्त पंक्तियां किसका है। यानी ये जो पंक्तियां यहाँ दिया गया है वो किसका पंक्ति है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है गुरु नानक जी का पंक्ति है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है। कौन सा युग्म असंगत है आपको बतानी है। यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, मूर्धन्य सा होगा 20। तो असंगत पूछ रहा है, इसको आपको देखना है। तो विष के दांत नरेंद्र बिलोचन शर्मा का कहानी बिल्कुल सही है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ये भी सही है। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद का है, ये भी सही है। और यहाँ असंगत पूछा है, तो यहाँ तो कोई असंगत नहीं है, तीनों के तीनों तो संगत हैं। और असंगत पूछता है तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प ङ जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी असंगत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गलत पते की चिट्ठी किसकी काव्य संकलन है। गलत पते की चिट्ठी किसकी काव्य संकलन है आपको बताना है। तो ये जो काव्य संकलन है अनामिका का काव्य संकलन है। अनामिका जी लिखे हैं गलत पते की चिट्ठी काव्य संकलन है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक जो महिला विमर्श है उसमें अनामिका का काव्य को जो है बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिला है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। मैत्रेयी पुष्पा और कृष्णा सुप्ती, तो कृष्णा सुप्ती को कहानी में ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, उपन्यास में। मैत्रेयी पुष्पा को आत्मकथा और उपन्यास में मिला है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि हैं। तो दूसरा शतक के कवि हैं। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महेश्वर किस कहानी का पात्र है। महेश्वर किस कहानी का पात्र है आपको बतानी है। तो महेश्वर जो पात्र आता है वो रोज कहानी का एक पात्र है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है और जिसका नाम है गैंग्रीन भी नाम से प्रकाशित था, यानी इसको अवरोज नाम दे दिया गया है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी में एक पात्र है महेश्वर, और टीटी जो है बेटा रहता है उसका और मारती है इसमें। और ठेस जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है, और बहादुर जो है अमरकांत का कहानी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। सौंदर्य विद्यापति के लिए सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। सौंदर्य उनकी आंखों के सामने नाना रूपों में आता है और वे सौंदर्य के स्वागत में निरंतर जागरूक दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। यानी विद्यापति के संबंध में ये जो कथन यहाँ प्रस्तुत किया गया है वो किसका है आपको बताना है।
तो ये जो कथन है शिव प्रसाद सिंह जी का कथन है, वे इसके बारे में लिखते हैं विद्यापति के, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लीलाधर जगूरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यानी लीलाधर जगूरी जो हैं उनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उनकी रचना है अनुभव के आकाश में, उसी के लिए जो है मिलता है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जुवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संबंध में उपयुक्त पंक्ति किसका है? यानी घनानंद के संबंध में ये जो पंक्ति है वो किसका है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है घनानंद के संबंध में ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। घनानंद जो है रीति मुक्त कवि हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है, रीति मुक्त कवि घनानंद हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उपयुक्त पंक्तियां किस निबंध से दिया गया है? यानी ये जो पंक्ति है वो किस निबंध से दिया गया है? तो अनुभूति का जहाँ भी बात आ रहा है तो ये भाव और मनोविकार का बात कहता है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा जो प्रश्न है टीआरई 1 में देखने को मिला था और आगे हो सकता है देखने को मिले, तो इसलिए मैंने इसे समाहित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? और अब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ के रचयिता हैं, तो कौन है इस पंक्ति के रचयिता आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? यानी जयशंकर प्रसाद ने प्रथम कहानी कौन सा लिखा था वो आपको बताना है। तो उनकी पहली जो कहानी है ग्राम आता है 1911 ईस्वी में लगभग, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना को नाट्य रासक कहा है? यानी किस रचना को नाट्य रासक ये कहते हैं वो बताना है। तो भारत दुर्दशा नाटक है उसको ये नाट्य रासक कहते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। जिसमें भारत के जो दुर्दशा है उसको जो है व्यंग रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी भारत जो है वो एक नायक के रूप में आता है और भारत दुर्दिन जो है खलनायक में है, और आलस्य मदिरा ये सब जो है जो खलनायक के सहायक पात्र हैं, और भारत भाग्य जो है भारत का जो है पात्र है उसका सहायक है। तो इस तरीका से जो है ये नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ था। विकल्प ख इसका सही आंसर है, जिसे नाट्य रासक कहा जाता है भारतेंदु के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ है, तो कौन सा रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक ग्रंथ है वो आपको बताना है। तो देखिए, भाषा और संवेदना, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये जो तीनों रचनाएं हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, तो विकल्प घ इसका सही आंसर होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों के तीनों रचनाएं जो हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, तो विकल्प घ इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। हिंदी साहित्य में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में शामिल नहीं हैं, तो कौन शामिल नहीं है? तो गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों के तीनों हैं। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो पिक में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं, कौन है? हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है आपको बतानी है। तो इस जो पुस्तक है उसके लेखक
राम कुमार वर्मा जी हैं, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। निम्न रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए रचना दिया गया है, उसके बाद यहाँ रचनाकार हैं, तो आपको मैच करना है यानी मिलान करना है। तो देखिए श्रृंगार मंजरी जो है चिंतामणि का है, साहित्य सार जो है वो मतीराम का है, प्रेमचंद्रिका जो है देव का है, इश्क लता जो है घनानंद का है। तो अगर आप मिलान किए हैं तो आप देख पा रहे होंगे विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार मंजरी चिंतामणि का है, साहित्य सार जो है मतीराम का है, प्रेमचंद्रिका देव का है और इश्क लता घनानंद का है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क का दूसरा, ख का तीसरा, ग का चौथा और घ का पहला हो जाएगा। ये सभी जो रचनाकार हैं, रीतिकालीन रचनाकार हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? यानी जब वो पहली बार छपा था तो किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था वो आपको बताना है। तो ये जो छपा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया था, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किए हैं? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं वो आपको बताना है। तो हिंदी का प्रथम कवि वो मानते हैं अब्दुल रहमान को, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। और अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है आप अभी कमेंट करके हमको बताइए, ताकि हम समझ सके कि आप भी ध्यान में रखते हैं चीज़ों को। तो अब्दुल रहमान की रचना कौन सा है कमेंट करके जल्दी बताइए। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें एक उत्साह मिल सके। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो सवाकाचार्य देवसेन का है, बिल्कुल सही है। नेमिनाथ दास सुमति गनी का है, ये भी सही है। भारतेश्वर बाहुबली दास सारिभद्र सूर्य का है, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है। तो सुमेलित ही पूछ रहा था, तो पिक में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए ग्रंथ है और यहाँ जो है रचनाकार है, तो इसको आपको सुमेलित करना है कौन सा रचना किसका है। तो रतन खान जो है मरुक दास का है, मृगावती जो है कुतुबन का है, सुंदर विलास सुंदर जी का है, बीचक कबीर का है। तो अगर आप मिलान किए हैं तो देख पा रहे हैं विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इश्क भरा है देख रे और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का क्या अभिप्राय है? यानी ये जो पहेली है उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो आपको बताना है। ये प्रश्न पूछा हुआ है पीजीटी में, तो इसको बताना है कि ये प्रश्न का आंसर सही क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा कुआं के बारे में ये कहा जा रहा है, विकल्प ख सही होगा। इश्क भरा है देख रे और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। कबीर दास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषय के उपयुक्त जो कथन है किसका है? यानी कबीर के बारे में ये जो कथन है वो किसका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है कबीर के बारे में, ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पे बहुत विस्तृत काम किया है, एक पुस्तक ही निकाल दिया है कबीर नाम से। आपको पता होनी चाहिए कि बीएचयू में रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी में मतभेद था, जिसके बाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
कबीर पे ये बहुत काम किया और कबीर नाम से बेहतरीन पुस्तक तैयार किया। यानी कबीर के बारे में जो विस्तृत जानना चाहता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर नामक जो ग्रंथ है रचनात्मक, उसको पढ़नी चाहिए। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊं, गरे राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह का मानसिकता व्यक्त हुई है? यानी कबीर दास की ये जो पंक्ति है इसमें कैसी मानसिकता व्यक्त हुई है आपको बतानी है। तो इसमें जो मानसिकता का चित्रण हुआ है आत्मसमर्पण का है। यानी जब कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, यानी हम जो हैं राम का कुत्ता हैं और गले में एक बंदा फंसा हुआ है, जैसे वो खींचते हैं उससे हम खिंचाए चल जाते हैं। यानी आत्मसमर्पण का भाव है इसमें, यानी आत्मसमर्पित है यहाँ पे रचनाकार अपने आराध्य को, यानी विकल्प का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शस्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, कौन थे? तो सबसे ज्यादा शिक्षित और शस्त्रज्ञ जो थे वो सुंदर दास जी थे, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छाड़ उठाए दिन है एक मुट्ठी, दिन है उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है वो किसकी है आपको बताना है। ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखा गया है आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्ति लिखा गया है आपको पता होनी चाहिए, जायसी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत जब पढ़िएगा तो उसी में ये जो है पंक्ति आपको देखने को मिलेगा। यानी जब पद्मावती अपने आप को आग के हवाले कर देता है तो वहाँ पे ये जो है अलाउद्दीन उठाता है और कहता है ये पृथ्वी झूठी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ राख ही राख है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्र जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। उपयुक्त कथन किसका है? यानी तुलसीदास ने जितनी महत्ता शुक्र जी ने जितनी महत्ता तुलसीदास को दिया है और राम को दिया है नायक के रूप में, उसी के अनुसार सभी की तुलना करते हैं। ये जो है कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये कथन किसका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा कहा गया है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ किसी एक में विशेष होता है, तो उसी की तरह अगर सभी में आप खोजिएगा तो नहीं मिल पाएगा, कुछ तो कमी दिखेगा और कुछ विशेषता भी दिखेगा। तो वही ये गणपति चंद्र गुप्त देखते हैं कि हर एक को जो है कभी अगर देख रहे हैं तो तुलसीदास की तरह ही गुण होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और नायक अगर है तो राम की तरह आदर्शवादी होगा, ऐसा भी नहीं है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। गणपति चंद्र गुप्त का ये कथन था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना अग्रदास की है? यानी अग्रदास की रचना कौन है आपको बताना है। तो अग्रदास का जो रचना है वो आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ जो है अनेकार्थ मंजरी, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी, तीनों रचनाएं जो है अग्रदास की हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो रचनाएं हैं अग्रदास का है। तो विकल्प जो घ है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कैसा प्रश्न है, क्या प्रश्न है। तो स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? यानी किस भक्ति शाखा से है आपको बताना है। तो स्वामी अग्रदास का जो संबंध है वो राम भक्ति शाखा से है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये राम भक्त कवि थे। यूजीसी नेट में एक बार जो है पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है राम भक्त कवि नहीं है, जिसमें विकल्प था हृदय राम, प्राणचंद चौहान, अग्रदास, उसके बाद एक और नाम था जसवंत सिंह। तो आपको पता होना चाहिए हृदय राम, प्राणचंद चौहान, अग्रदास और तुलसीदास और नाभादास।
ये जो है 4-5 जो है प्रमुख राम भक्त कवि थे, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है, यानी उनके मुंह से गारी जो है गवाया है गीत में, वो कौन से रचनाकार हैं? तो केशव दास का अगर जो रामचंद्रिका पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि गारियों का भी जिक्र किया हुआ है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी जो है हिंदी साहित्य का प्रश्न हुआ। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे और व्याकरण के प्रश्न को देखेंगे। 40 प्रश्न व्याकरण से रहेंगे। तो है चरण कमर में समास है, तो चरण कमर यानी कमर जो है चरण के नीचे है, तो ये जो है कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास यहाँ हो जाएगा, विकल्प को सही हो जाएगा। अगर समास नहीं पढ़े तो टॉपिक है वहाँ देख सकते हैं। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो नयन का जो शब्द सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ने जोड़ अन हो जाएगा, यानी नयन, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है आपको बताना है। तो अंतरिक्ष, अंबर, गगन ये व्योम का है। और यहाँ देखिए पीयूष आया है जो अमृत का है, तो पीयूष नहीं हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पगड़ी रख घी चख रुकोक्ति का अर्थ है, यानी पगड़ी रख घी चख रुकोक्ति का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। भोजपुरी सिनेमा में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जो भी नायिका होती है उसके साथ ये रुकोक्ति का बहुत विस्तृत अर्थ मिलता है, यानी पगड़ी रखना पड़ता है और घी को चखना पड़ता है। इसका अर्थ हुआ मान सम्मान से जीवन का आनंद बिल्कुल नहीं, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन ऐसा नहीं, निर्लज होकर कुछ पाना बिल्कुल सही बात है। जो अपना करियर बनाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी में आप देखिएगा तो पगड़ी रख घी चख का जो है विशेष प्रयोग किया जा रहा है, यानी निर्लज होकर कुछ पाना, यानी वायरल होने के लिए अपना जो है तरह तरह के जो है अपने जो शब्द होते हैं उस पर लगाम नहीं रख पाते हैं और शरीर पे भी तो लगाम नहीं रख पाते हैं, यानी अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं कुछ पाने के लिए। तो पगड़ी रख घी चख मुहावरे का सही अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। अज्ञ का अर्थ है, यानी अज्ञ मतलब क्या होता है, उसका विशेष अर्थ क्या है, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, तो अज्ञ जो है किसके लिए आता है? तो जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहा जाता है, विकल्प क सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ जानता है, जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ होता है। निम्न में अर्धविराम चिन्ह है, ये जो प्रश्न है बहुत पेचीदा प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। तो निम्न में अर्धविराम चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए सेमी कोमा को ही अर्धविराम कहा जाता है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा, और कोमा को अल्प विराम कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसे विस्मय निबाधक चिन्ह कहा जाता है। तो व्याकरण वाले टॉपिक से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम जो है एक एक चीज़ों को बारीकी से देख करके प्रश्नों को समाहित करते हैं ताकि आपका ध्यान उस ओर जाए और वो टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। अगर आप हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास व्याकरण की एक कोई भी पुस्तक होनी चाहिए जिसमें विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा आदि शब्दों को देखें ताकि आपका जो है तैयारी बेहतर हो सके। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है, कैसा वाक्य है आपको बताना है। तो ये मिश्र वाक्य है, कहा था कि मैं जाऊंगा, तो ये जो है ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कपट और कपाट शब्द युग्म का अर्थ है। कपट मतलब और कपाट मतलब, तो कपट मतलब होता है धोखा और कपाट मतलब होता है दराज, यानी दरवाजा। तो इसका सही आंसर जो है विकल्प क हो जाएगा। कपट मतलब धोखा, कपाट मतलब दरवाजा। आगे बढ़ते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो स्थावर का सही हो जाएगा जंगम, यानी
आगे बढ़ते हैं। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया है। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया क्या है? तो सो रहा है कोई भी क्रिया नहीं हो रहा तो कर्मक क्रिया हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन और ऊर्जा मिल सके। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं में कारक है, कौन सा कारक है आपको बताना है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, कौन सा कारक है? तो में पर अधिकरण होता है, तो अधिकरण देखिए नहीं है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अ सही हो जाएगा। तो इस तरीका से जो चौथा और पांचवा विकल्प है आपको बहुत बहुत फंसाता है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिएगा आपको आदत सा बन जाएगा, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं, तो कितने भेद हैं आपको बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद हैं वो 3 भेद होते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तत्सम है, तत्सम शब्द कौन है? तो दूध भी तद्भव है, आम भी तद्भव है, लेकिन काष्ठ जो है तत्सम है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है उपकार में हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। अमावट में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो अमावट में आपको आवट प्रत्यय दिखाई देगा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत जो प्रत्यय है वो क्रिया के साथ जुड़ करके बनते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। यथार्थ में संधि है, कौन सा संधि है आपको बताना है। तो यथार्थ में दीर्घ संधि है, संधि वाले टॉपिक में पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सा है? स्पर्श और संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो झ जो है स्पर्श संघर्षी है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में विवृत स्वर है, विवृत स्वर कौन सा है आपको बताना है। तो वो जो है विवृत स्वर है, ध्वनि और वर्णमाला में आप पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाएगा, टॉपिक वहाँ पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो वर्ण होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है उसका पहचान करना है। तो करवाहट स्त्रीलिंग है, चाय भी स्त्रीलिंग है, लेकिन दही जो है पुल्लिंग शब्द है, विकल्प ग सही हो जाएगा। कंगारी में आटा गिरा होना जो उक्ति इसका सही अर्थ क्या है? तो एक कष्ट के ऊपर दूसरा कष्ट आना, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य है, वाच्य कर्तृवाच्य हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है। तो वाच्य का उदाहरण है, तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है, विकल्प को सही हो जाएगा। बालक रो रो कर चुप हो गया का संयुक्त वाक्य क्या होगा? यानी संयुक्त वाक्य में इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो बालक रोता रहा और चुप हो गया, विकल्प क इसका सही हो जाएगा, जुड़ा हुआ है और से। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हैं आँख में कौन पड़ गया, कौन नहीं, आँख में क्या पड़ गया रहता सही होता, तो यही अशुद्ध है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालक गेंद से खेल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बालक गेंद से खेल रहे हैं, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। तो गेंद के द्वारा खेला जा रहा है, गेंद से खेला जा रहा है, तो करण कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कहीं भी आपको साधारण वाक्य दिखेगा तो अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो बताना है। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विकल्प क सही हो जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह और
संभावना व्यक्त करने के लिए, आश्चर्यचकित करने के लिए विस्मय दिबोधक। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो स्वतंत्र में जो उपसर्ग आएगा स्व उपसर्ग आएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हनुमान की पूछ रग ना पाई आग, रंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग गद्यांश को देखेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो अब जो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं। गद्यांश का एक नियम है कि आप गद्यांश को पहले पढ़िए, समझिए और जैसे कहता है उसी के अनुसार दीजिएगा आंसर। तो देखिए देखते हैं। बातचीत मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। जहाँ दो या अधिक आदमी बैठते हैं आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत से ही एक दूसरे को जानने समझने का अवसर मिलता है। वस्तुतः बातचीत विचारों के अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। इसमें शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चेहरे की भावभंगिमा का भी बातचीत में महत्व है। किसी की बात सुनकर प्रतिक्रिया स्वरूप प्रायः श्रोता भी बातचीत में शामिल हो जाता है। कभी कभी बातचीत में विचारों का मतभेद हो जाता है और बात आगे बढ़कर बहस पर उतर जाती है। बातचीत के दौरान होने वाली बहस को विवाद कहते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, बातचीत किसकी सहज प्रवृत्ति है? तो बातचीत जो है मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, विकल्प ख सही होगा। आपके मन में चल रहा होगा कि पशु पक्षी भी बात करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बताया गया है कि गद्यांश में अपना दिमाग नहीं लगाना है। जिसका चर्चा कहेगा उसी को आपको आंसर करके आना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। बातचीत में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो शब्दों का और वातावरण का नहीं, भावभंगिमा का। तो दो सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। तो कौन है विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम आपको बताना है। तो बातचीत विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। बातचीत के दौरान होने वाले बहस क्या कहलाते हैं? होने वाले बहस को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो होने वाले बहस को जो है विवाद कहते हैं। चर्चा किया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। तो बातचीत का जो है स्वरूप, बातचीत में विवाद, बातचीत पर विचार ऐसा नहीं है, बातचीत के स्वरूप के बारे में बताया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले फ्रेज को, यानी अगले गद्यांश को। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जवानी मनुष्य के भीतर कर्म की ज्वाला जगाती है, उसे कर्मशील बनाती है, शक्ति, सम्मान, समृद्धि, गरिमा आदि के संचय के लिए प्रेरित करती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बुढ़ापा त्याज्य है। जवानी यदि कर्म है तो बुढ़ापा सर्वस्व समर्पण। जवानी में मनुष्य अपने लिए जीता है, बुढ़ापा उसे दूसरों पर मरना सिखाता है। जवानी यदि सौंदर्य का दूसरा नाम है तो बुढ़ापा महानता का पर्याय है। यही कारण है कि स्वेट मार्डेन बुढ़ापा को उपेक्षित नहीं, यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा उपेक्षित नहीं अपेक्षित यहाँ होगा, अपेक्षित माना है, उपेक्षित नहीं अपेक्षित माना है बुढ़ापा को, ये ध्यान में रखना है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न इससे संबंधित जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो मनुष्य के भीतर कर्म की ज्वाला कौन जगाती है? तो मनुष्य के भीतर कर्म की ज्वाला है वो बुढ़ापा नहीं, बचपना नहीं, जवानी जो है जगाती है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। जवानी किसके संचय के लिए प्रेरित करती है? तो शक्ति के लिए, सम्मान के लिए, गरिमा के लिए, समृद्धि के लिए। चार चीज़ों का जिक्र हुआ है।
तो विकल्प में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। कौन महानता का पर्याय है? तो महानता का जो पर्याय है वो बुढ़ापा के बारे में चर्चा किया गया है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो गद्यांश का एक नियम है, जैसे कहता है उसी के अनुसार जवाब देना है। स्वेट मार्डेन ने बुढ़ापा को क्या मानते हैं? स्वेट मार्डेन जो है वो बुढ़ापा को क्या मानते हैं आपको बताना है। तो ये बुढ़ापा को अपेक्षित मानते हैं, उपेक्षित नहीं, सौंदर्य नहीं। तो विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। संचय का पर्याय है, कौन है संचय का पर्याय? तो एकत्रित, सहेजना, इकट्ठा, तीनों का एक ही अर्थ है, पर्याय है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, विकल्प में से एक से अधिक। तो आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास सेट 19 करवाया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग इस अभ्यास सेट में कितना सही हुआ है कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी मेरे साथ तैयारी में लगे रहते हैं, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि BPSC 4.0 हिंदी 80 नंबर का संपूर्ण नोट्स और प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है आप लोग 249 रुपया पेमेंट करके किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है नोट्स प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। और स्टेट के प्रत्येक पेपर के लिए 199 रुपया पेमेंट कीजिएगा तो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो व्याकरण का एक पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, जिससे कुछ आपको विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा। तो मेरे चैनल के माध्यम से अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और रच को प्राप्त कीजिए। हिंदी जंक्शन के चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपना जो है सफलता पाया है, रच प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं। मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1 घंटा मेरे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।